नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। हमारे खास कार्यक्रम देश की हकीकत में आप सभी का स्वागत है। राम मंदिर का मुद्दा इस वक्त देश में गर्म है। लगातार सियासी पार्टियां अपने अपने दांवपेच से राम मंदिर के मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रही हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को वैश्विक बनाने की कोशिश कर रही है, जबकि दूसरी तरफ धर्मनिरपेक्षता की नींव पर चलने वाली कांग्रेस पार्टी यहां से इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से अपने आप को किनारा करके और यहां पर मुद्दों की राजनीति लड़ रही है। आज सचिन पायलट ने भी जिस तरीके से कहा कि देश में सांप्रदायिकता नहीं बल्कि मुद्दों की राजनीति होनी चाहिए। देश की बेरोजगारी, महंगाई और इसके अलावा भ्रष्टाचार के इतने मुद्दे हैं, लेकिन बीजेपी राम मंदिर के मुद्दे को लेकर यहां से देश के लोगों के बीच जाना चाहती है और कहीं ना कहीं चुनाव को धार्मिक बनाने की कोशिश कर रही है। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी मेरे साथ मौजूद है। अमन जी, बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरीके से अमन जी यहाँ पर राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी ने जाने से ससम्मान पूर्वक इनकार कर दिया है, तो आप क्या समझते हैं कि क्या यहाँ पर कांग्रेस वो जो बैकफुट पर आ गई है, जहाँ तक राजीव गांधी जी का जो योगदान है या फिर पंडित नेहरू का जो योगदान रहा, वहाँ पर राम मंदिर में मूर्तियां रखवाई गई, उसके बाद राजीव जी ने जो दरवाजे खुलवाए पहली बार, तो क्या कांग्रेस पार्टी यहाँ से पिछड़ गई है, वरना इस मौके को भुनाने का एक अच्छा अवसर था? मुझे लगता है दिनेश जी, सही मुद्दे पे आपने उठाया दरअसल, क्योंकि देखिए कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर अपनी कह सकते हैं इमेज को बेहतर करने का एक मौका था। देखिए राम जो कहा भी जा रहा है कि सिर्फ बीजेपी के नहीं है, आरएसएस के नहीं है और जो भी दावा कर रहे हैं उनके नहीं है, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी को अपना पक्ष मजबूत करते हुए वहाँ पर जाना चाहिए था। और देखिए स्पष्ट रूप से इनकार तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था, क्योंकि देखिए लोगों का एक इमोशनल मुद्दा है, उसको आप इस तरह से अगर बात रखेंगे तो जाहिर बात है लोग भी ये सोचेंगे कि आप वाकई राम के नाम के खिलाफ है, राम के नाम पे। हालांकि आपने जो शुरुआत की जाहिर सी बात है, उसी बात से मैं भी सहमत हूँ कि जिस तरह से राम का नाम सर्वप्रथम कांग्रेस पार्टी के हिस्से आया, यानी कि जब हम देखते हैं कि सर्वप्रथम जो पीएम थे देश के नेहरू जी, उन्होंने जिस तरह से इसके ऊपर चाहे मूर्ति रखने की बात हो या तमाम चीज़ों की बात हो शुरुआत की। इसके बाद जो है राजीव गांधी के आते आते तक 87 में उन्होंने न सिर्फ ताले खुलवाए बल्कि वहाँ से एक मुद्दा बीजेपी के हाथ लगा कि भाई क्यों ना इसी मुद्दे को भुनाया जाए, इसको लगातार कैश किया जाए। इसके बाद अडवाणी जी ने लगातार रथ यात्रा करके अगर आप देखें तो 84 में बीजेपी के पास 2 सीटें थीं और 89 के चुनाव में उनके पास आते आते राम मंदिर के मुद्दे के बाद उनके पास 85 सीटें हो गई। 91 के चुनाव में उनके पास अगर आप देखें तो तकरीबन 125-20 के आसपास सीटें हो गई। तो ये लगातार देखने को मिला कि जैसे उन्होंने राम का जो मुद्दा अपने हाथों में लिया, उसके बाद में कहीं ना कहीं बीजेपी की जो पोजीशन थी वो लगातार स्ट्रॉन्ग हो गई। और आज देखें कि हर एक चुनाव में राम मंदिर की बात करते करते बीजेपी के पास 300 से भी ज्यादा सीटें हैं। तो इसका मायने ये है कि बीजेपी ने किस तरह से इस मुद्दे के ऊपर न सिर्फ राजनीति की है बल्कि इसको अपने लिए हर चुनाव में भुनाया है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी को चाहिए था और राहुल गांधी को चाहिए था कि जो न्याय यात्रा मणिपुर में शुरुआत करने की बात करते हैं और जिस तरह से वहाँ की जो शुरू करने का जो 14 जनवरी से प्रोग्राम है, अगर ये यूपी से कहीं होता या ये कहें कि ये उसके बाद होता और पहले अगर राहुल गांधी वहाँ पहुँचते, या देखिए निमंत्रण की जरूरत नहीं मेरे ख्याल से, क्योंकि राम के नाम पे जो राजनीति हो रही है वो यही हो रही है कि निमंत्रण के जरिए बुलाया जा रहा है। मेरे ख्याल से इसकी जरूरत नहीं है। कांग्रेस पार्टी को जाना चाहिए था और उन्होंने ये इनकार कर कहीं ना खुद को बैकफुट पे लाने का काम किया है। बिल्कुल, यहाँ से कांग्रेस पार्टी जो है अब बैकफुट पर आ चुकी है। देश में तमाम लोग, बहुत से लोग ऐसे हैं जो राजनीति से दूर रहते हैं, वो सीधा धार्मिक एंगल से इस मुद्दे को देखना चाहते हैं और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी अपने आप को एक एंटी हिंदू पार्टी के रूप में खड़ी करती नजर आ रही है, जबकि 80% से अधिक पॉपुलेशन हिंदू वोट बैंक की है। लेकिन इसमें अमन जी, जिस तरीके से 14 जनवरी से राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू हो रही है, उसके बाद कहीं ना कहीं 25 जनवरी से देशव्यापी एक यात्रा शुरू करने वाली है और बीजेपी घर घर जाकर लोगों से एक अभियान चलाएगी, अपील करेगी कि राम मंदिर के दर्शन किए जाए। तो क्या इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा का असर कम करने के लिए, इस प्लान को नेस्तनाबूद करने के लिए यहाँ पर बीजेपी जो है ये अभियान शुरू करने वाली है, जिसका फायदा उठाया जा सके, क्योंकि राम मंदिर का जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं चुनाव में थोड़ी सी ज्यादा दूर पर है। तो उस अभियान के माध्यम से बीजेपी इससे जो वोट बैंक को साधना चाहेगी।
देखिए, मुझे लगता है कि ये न्याय यात्रा की आप बात कर रहे हैं और भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो शुरू कर रहे हैं 14 जनवरी से, कहाँ पे नज़र आ रही है आपको? मुझे तो नहीं लगता टीवी पे कहीं नज़र आ रही हो, बिल्कुल। कहीं दिखाई दे रही हो। वहीं अगर आप राम मंदिर की बात करें तो बीते पूरे महीने से लगभग कवरेज टीवी पर है। तो ऐसे में स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा शुरू हो रही है, मीडिया पे इसको कवरेज नहीं मिलेगी अगले अगले 10-15 दिन के बाद भी। और ऐसे में क्या उनकी ये जो यात्रा है क्या सफल हो पाएगी? क्या कांग्रेस को फायदा हो पाएगा? तमाम तरह के सवाल हैं, क्योंकि जब पहली यात्रा में देखा गया कि बड़ा हुजूम उमड़ा, बड़े लोग शामिल हुए, माना गया कि 5 राज्यों में कांग्रेस पार्टी ताबड़तोड़ तरीके से सीटें लेकर आएगी, लेकिन उसका अंजाम क्या हुआ कि तीनों हिंदी बेल्ट के राज्य जहां पर 2 में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, वो भी उनके हाथ से चली जाती। तो ऐसे में यात्रा करना ही सिर्फ विकल्प नहीं है। ऐसे में उनको लोगों का जो इमोशन है, आपने शुरुआत में कहा राम का जो नाम है, देखिए वो आज इमोशन का मुद्दा बन चुका है और अब 80% की जो राजनीति है वो इसी पर रुकी हुई है। राहुल गांधी या तमाम दिगर पार्टियां 20% की राजनीति पे टिके हुए हैं। तो ऐसे में 80 और 20 का मुकाबला दिनेश कैसे हो सकता है, ये हमारे सामने बड़ा सवाल है। और राहुल गांधी समेत कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को समझ नहीं पा रही है। जिस तरह निमंत्रण उनको मिला तो उनको इनकार स्पष्ट रूप से नहीं करना चाहिए, तो मुझे ऐसा लगता है। देखिए, अंतिम दिन में आप अगर नहीं भी जाते तो आपका एक अलग तरह की बात हो सकती है, लेकिन अभी से इनकार करने का मतलब कहीं ना कहीं आपने बीजेपी को एक बड़ा मुद्दा दे दिया और बीजेपी लगातार इसी मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी को घेर रही है। बिल्कुल, यहाँ पर बीजेपी कांग्रेस पार्टी को कटघरे में खड़ी करती हुई नजर आ रही है और यहाँ से 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष के लिए राह आसान नहीं होने वाली है। अमन जी, छोटा सा सवाल, जिस तरीके से तमाम घटक दल इंडिया गठबंधन में शामिल हैं, आम आदमी पार्टी हो या फिर समाजवादी पार्टी, तेजस्वी, नीतीश कुमार, इस तरीके से ममता बनर्जी अपने इलाके में काफी सक्रिय हैं, तो क्या जहां पर क्षेत्रीय दल सक्रिय हैं वहां पर कांग्रेस पार्टी को सैक्रिफाइस करना चाहिए या फिर जो है एक प्रमुख दल के रूप में यहां से चुनाव लड़ना चाहिए? देखिए, बिल्कुल आपका सवाल थोड़ा सा अलग हटके हो गया इस पूरी चर्चा से, लेकिन आपकी बात अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है कि क्या कांग्रेस पार्टी को जो क्षेत्रीय दल है, यानी जैसे वेस्ट बंगाल की बात कर लीजिए, वहाँ पर ममता बनर्जी हावी है पूरी तरीके से और जो 42 सीटें वहाँ से आती है, लगभग 40 सीटों पर लड़ने की बात करती है, तो क्या कांग्रेस पार्टी वो सेक्रीफाइस करेगी और 2 सीटों पर चुनाव लड़ती हुई नजर आएगी? बड़ा सवाल अपने आप में ये है। वहीं अगर बात करें झारखंड की, बात करें हम महाराष्ट्र की, या बात करें यूपी और बिहार की, तो क्या यहाँ पर भी कांग्रेस पार्टी को कम सीटों पे जो है सहमत होना पड़ेगा? देखिए, मौके की नयाकत के हिसाब से राजनीति करनी पड़ती है कई बार, और देखिए ऐसे मौके पर जहाँ पे लगता है आपको कि हम ऐसा करके अगर बीजेपी को घेर सकते हैं तो कम से कम पहले घेरा तो जाए, बाकी जीत हार तो बात की बात है। तो ऐसे में अगर जो बसपा की सुबुगाहट है कि भाई वो भी एनडीए गठबंधन में आ सकते हैं, तो क्यों ना उनको भी लिया जाए। तो ऐसे में जितने दल बेहतर हो सकते हैं उनको साथ लेकर चला जाए। और देखिए, जो सीटों का मोह है वो सभी दलों को छोड़ना पड़ेगा, चाहे वो कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, चाहे हम झारखंड की बात करें, चाहे वेस्ट बंगाल की बात करें, चाहे तमिलनाडु की बात करें। अगर ये दल उन चीज़ों को नहीं छोड़ेंगे दिनेश, तो ये मान के चलिए कि गठबंधन की जो राह है बहुत मुश्किल है। लेकिन जैसे इन हितों को छोड़ेंगे, यानी अपने स्वार्थ को छोड़ेंगे, तो मुझे लगता है कि ये जो गठबंधन, इंडी गठबंधन अगर सही स्वरूप में आता है निकल कर, तो ये बीजेपी के लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है, क्योंकि जो वोट परसेंटेज है और जो कह सकते हैं कि जो वोटों का आकलन है, वो कहीं ना कहीं फिर मिलकर बीजेपी को बड़ी टक्कर दे सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के लिए जो सीट शेयरिंग का मामला है ये गले की फांस बनता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि तमाम घटक दल अपने इलाके में जो मजबूती रखते हैं वो कहीं यहाँ से कांग्रेस पार्टी के लिए किसी भी तरीके का रिलीफ देने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं। तो देखना अब यही होगा कि क्या भारत जोड़ो न्याय यात्रा और इंडिया गठबंधन के माध्यम से कांग्रेस पार्टी इस नैया को पार लगा पाती है, या राम के नाम पर एक बार बीजेपी फिर से अपना झंडा बुलंद करती हुई नजर आती है। हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए अमन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।